हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल है एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन स्पोर्ट साइकोलॉजी के। और आज के क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे लेवल के हैं और उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लैटिन भाषा में शब्द पर्सोना का अर्थ है। ठीक है, जो शब्द पर्सोना है इसका क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है मुखौटा। ठीक है, और एक शब्द आपने हमेशा सुनते ही होंगे, पर्सनालिटी। ठीक है, तो पर्सनालिटी जो होता है, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति जो होती है लैटिन भाषा के इसी पर्सोना शब्द से होती है। ठीक है, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से होती है। और पर्सोना शब्द का अर्थ क्या होता है, मुखौटा होता है। ठीक है, याद रखना इतना। अगला है प्रश्न नंबर 2, बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक होता है। तो बच्चा जो होता है या बालक जो होता है उसकी जो शक्तियाँ होती हैं, मूल शक्तियाँ होती हैं, उसका जो प्रधान कारक होता है वो कौन सा होता है, वंशानुक्रम होता है। ठीक है, मान लो जैसे कोई बालक है उसमें 100% लक्षण होते हैं, तो उसमें से आप मानिए लगभग 70% जो लक्षण होंगे, ठीक है, वो किससे होंगे, वो वंशानुक्रम से प्रभावित होंगे। 30% जो लक्षण होंगे वो वातावरण से प्रभावित होने वाले होंगे। ठीक है, तो इसीलिए बालक के जो मूल शक्तियाँ होती हैं या जो उसके लक्षण होते हैं वो वंशानुक्रम पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला देखते हैं, व्यापारी, खिलाड़ी, राजनेता, अभिनेता किस प्रकार के व्यक्तित्व रखने वाले हैं। इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार, व्यापारी, खिलाड़ी, राजनेता, अभिनेता किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। तो ये सभी जो होते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व रखने वाले होते हैं। ठीक है, अब बहिर्मुखी में क्या होता है, जैसे कोई बालक हो तो बोलने चालने में अच्छा होगा, सबसे मिलने में अच्छा होगा और मिलनसार होगा, सबसे हंसमुख होगा प्रवृत्ति का। तो इस तरीके का जो बालक होगा या व्यक्ति होगा वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व रखने वाला होगा। और जस्ट इसके विपरीत देखते हैं अगले क्वेश्चन में, एक बालक कम बोलता है, एकांत प्रिय है, अपने आप में खोया रहता है। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व रखने वाला बालक किस प्रकार का होगा, तो ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व रखने वाला बालक होगा। ठीक है, कौन सा, अंतर्मुखी होगा। और जस्ट इसके उल्टा जो होता है वो बहिर्मुखी होता है। और यहाँ से क्वेश्चन और बन जाता है कि जिस बालक में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों की क्वालिटी पाई जाती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको उभयमुखी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उभयमुखी, उभयमुखी कहते हैं। ठीक है, उभयमुखी कहते हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, क्रेस्मर के एस्थेनिक, यहाँ पे सॉरी थोड़ा गलत लिख गया है, इसमें क्या होना चाहिए, एस्थेनिक होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब मैं जो यहाँ पे पढ़ूंगा इसका मतलब क्या होगा, एस्थेनिक आप मतलब मानिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, क्रेस्मर के एस्थेनिक वर्ग में आते हैं। ठीक है, क्रेस्मर के एस्थेनिक वर्ग में आते हैं। तो इसमें कौन किस प्रकार के व्यक्ति आते हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर होंगे, लंबे होंगे, दुबले पतले होंगे, ऐसे व्यक्ति मतलब किस में आएंगे, क्रेस्मर के एस्थेनिक वर्ग में आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6, मौखिक रूप से सीखने की क्षमता है। तो मौखिक रूप से सीखने की 2 क्षमताएं बताई गई हैं, अफेजिया और डिस्फेजिया। ठीक है, अब मौखिक रूप से सीखने की क्षमता जो हम बोलकर हमें जो बोलकर मतलब जो सिखाया जाता है उसमें हम मतलब सीखने में हमारे अंदर कोई दिक्कत है, समस्या है, मतलब मौखिक रूप से सीखने में हमारे अंदर कोई समस्या है, दिक्कत है, तो उस समस्या को क्या कहते हैं, अफेजिया या डिस्फेजिया। यानी मौखिक रूप से सीखने में अक्षम बालक मतलब सक्षम नहीं है। ठीक है, उसमें दिक्कत है, मौखिक रूप से वो सीखने में उसको दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में ऐसी दिक्कत को क्या कहते हैं, अफेजिया और डिस्फेजिया कहते हैं। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ एक बार, मौखिक रूप से सीखने में अक्षमता। ठीक है, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को क्या कहा जाता है, अफेजिया और डिस्फेजिया। ठीक है, अफेजिया भी कहा जाता है और डिस्फेजिया भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, पढ़ने संबंधी क्षमता, पढ़ने संबंधी जो अक्षमताएं होती हैं उसको क्या कहते हैं, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा, कैसे आएगा, पढ़ने संबंधी अक्षमता है, एक ऑप्शन में ये देगा या तो फिर ये देगा। ठीक है, 3 ऑप्शन जो होंगे उसमें कुछ और लिखा होगा, तो आपको ढूंढना होगा, सेलेक्ट करना होगा, ये मिले तो ये, बाकी ये मिले तो ये, इस तरीके से आपको देखना होगा। ठीक है, तो पढ़ने संबंधी जो अक्षमता होती हैं उनको क्या कहते हैं, वो क्या होती हैं, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया होती हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8,
सेल्डन के व्यक्तित्व वर्गीकरण में छोटे मोटे नाटे चर्बीयुक्त हंसमुख मिलनसार किस वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं इंडोमार्फिक। ठीक है, इंडोमार्फिक के अंतर्गत आते हैं। रिपीट कर देता हूँ एक बार। सेल्डन के व्यक्तित्व वर्गीकरण में कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, छोटे मोटे नाटे चर्बीयुक्त हंसमुख मिलनसार, मिलन मतलब लोगों से मिलने जुलने में रुचि रखने वाले। ठीक है, मिलनसार किस वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं इंडोमार्फिक के अंतर्गत। ठीक है, किसमें? इंडोमार्फिक। ये हो गया इंडोमार्फिक। क्या है? सेल्डन का व्यक्तित्व का वर्गीकरण है। ठीक है, लेकिन उन्होंने स्वभाव के आधार पर भी मतलब व्यक्ति का वर्गीकरण किया है। तो उन्हें व्यक्तित्व के आधार पर ऐसे लोगों को जो छोटे हों, मोटे हों, नाटे हों, चर्बी युक्त हों, हंसमुख हों, मिलनसार हों, इनको जब व्यक्तित्व के हिसाब से देखेंगे, व्यक्तित्व के वर्गीकरण में देखेंगे तो क्या कहेंगे? इंडोमार्फिक। ठीक है, क्या कहेंगे? इंडोमार्फिक कहेंगे। इसी तरह से इन्होंने स्वभाव के आधार पर भी वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं? इंडोमार्फिक कहते हैं व्यक्तित्व के वर्गीकरण में। लेकिन स्वभाव के आधार पर ऐसे ही लोगों को, सेम इसी तरह के लोगों को क्या कहा है? बिस्रोटोनिया कहा है। ठीक है, याद रखना, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बने हैं आपके और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ एक बार। छोटे मोटे नाटे चर्बीयुक्त हंसमुख मिलनसार किस वर्गीकरण में आते हैं सेल्डन के? तो ये आते हैं व्यक्तित्व के मतलब इंडोमार्फिक में। ठीक है, अगर जो इसी तरीके के सेम यही क्वालिटी रखने वाले व्यक्ति जो होते हैं तो उनको जब स्वभाव के आधार पर सेल्डन ने बांटा था तो उनको क्या कहा है? बिस्रोटोनिया कहा है। ठीक है, क्या कहा है? बिस्रोटोनिया कहा है। ठीक है, व्यक्तित्व के आधार पर इंडोमार्फिक कहा है और स्वभाव के आधार पर ऐसे ही लोगों को बिस्रोटोनिया कहा है। याद रखना। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। मजबूत शरीर चौड़ा सीना। ठीक है, या ध्यान से पढ़िएगा। मजबूत शरीर चौड़ा सीना आदर्शवादी शक्तिशाली साहसी सेल्डन मतलब क्या है? मजबूत शरीर वाले, चौड़ा सीना, आदर्शवादी, शक्तिशाली, साहसी सेल्डन के किस व्यक्तित्व वर्गीकरण में आते हैं? तो ये आते हैं मेसोमॉर्फिक में। ठीक है, किस में आते हैं? मेसोमॉर्फिक में आते हैं। और इसी तरीके के जो व्यक्ति होते हैं सेल्डन के स्वभाव में, जो इस प्रकार के, इस लक्षण के, इस क्वालिटी के जो व्यक्ति होते हैं उनको मतलब वर्गीकरण मतलब व्यक्तित्व के वर्गीकरण में क्या कहा गया है? मेसोमॉर्फिक कहा गया है। और बात कीजिए इसी सेम प्रक्रिया या सेम लक्षण के जो लोग होते हैं, सेम क्वालिटी के लोग जो होते हैं उनको स्वभाव के आधार पर क्या कहा गया है? सोमेटोटोनिया कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? सोमेटोटोनिया। ठीक है, सेम आकार, सेम लक्षण, सेम क्वालिटी वाले लोगों को व्यक्तित्व के वर्गीकरण में क्या कहा गया है? मेसोमॉर्फिक कहा गया है। और सेम ही लोगों को जो स्वभाव के आधार पर सेल्डन ने अपना वर्गीकरण किया है तो उसको क्या कहा है? सोमेटोटोनिया कहा है। ठीक है, याद रखना, बात एक ही है। जिनको एक ही व्यक्ति है मान लो, उसको मतलब व्यक्तित्व के आधार पर जो वर्गीकरण किया है तो उसको मेसोमॉर्फिक कहा है। और सेम उसी आदमी को जो लक्षण, उसी प्रकार के लक्षण वाले को स्वभाव के आधार पर उससे क्या कहा गया है? सोमेटोटोनिया कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? सोमेटोटोनिया। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? सेल्डन ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण में लंबे, दुबले, पतले, कमजोर, निराशावादी, तनावग्रसित किस वर्ग में आते हैं? तो ये आते हैं एक्टोमार्फिक में। ठीक है, किस में आते हैं? एक्टोमार्फिक में आते हैं सेल्डन के। और इसी तरह के क्वालिटी व्यक्तित्व रखने वाले जो होते हैं, स्वभाव के आधार पर जब उनका बंटवारा किया था इन्होंने, तब उसे क्या कहा है? सेरिब्रोटोनिया कहा है। ठीक है, व्यक्तित्व के वर्गीकरण में ऐसे लोगों को क्या कहा है? एक्टोमार्फिक कहा है। लेकिन स्वभाव के आधार पर जब इन्होंने बंटवारा किया था तो उसको क्या बोला है? सेरिब्रोटोनिया कहा था ऐसे लोगों को। ठीक है, याद रखना। अगला देखते हैं। बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र है तो ये होता है आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे में 100 होता है। ठीक है, ये याद रखना आपने। अगला देखते हैं। अब इसको मैं आपको बता देता हूँ। मान लो जैसे किसी की मानसिक आयु, क्वेश्चन आ गया, एक व्यक्ति की मानसिक आयु
20 है, ठीक है, तो मानसिक आयु 20 हो गई। उसकी वास्तविक आयु जो है वो कितनी है, 10 है, ठीक है। तो उसकी IQ ज्ञात कीजिए, तो गुणे में कितना होता है, 100 होता है। काट देना, 1 0 ये कट गया, नीचे तो कुछ बचा नहीं, तो कितना हो जाएगा, ये काट देंगे तो आपका हो जाएगा 200, ठीक है, 200 IQ हो गई, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, इंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से क्या होता है, तो संवेगात्मक विकास होता है, ठीक है, क्या होता है, संवेगात्मक विकास होता है। प्रश्न नंबर 13, एक सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है, तो एक सामान्य बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से 110 होती है, ठीक है, क्या होती है, 90 से 110 होती है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो जो प्रतिभाशाली बालक होगा उसकी बुद्धि लब्धि जो होगी 130 से अधिक होगी, ठीक है। सामान्य बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 90 से 110 होती है, लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक होता है, प्रतिभावान बालक होता है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 130 से अधिक होती है। प्रश्न नंबर 15, जड़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है, तो इसकी होती है 70 से कम, ठीक है, जड़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 70 से कम होती है। वंशानुगतता का निर्धारण होता है, तो ये वंशानुगतता का निर्धारण जो होता है वो जीन के द्वारा होता है, ठीक है, किसके द्वारा, जीन के द्वारा वंशानुगतता का निर्धारण किया जाता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, दो व्यक्तियों या 2 से अधिक व्यक्तियों में, ठीक है, 2 व्यक्तियों या 2 से अधिक व्यक्तियों में की गई वार्तालाप या सूचनाओं का आदान प्रदान, ठीक है, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है संप्रेषण। इसको रिपीट कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2 व्यक्तियों या 2 से अधिक व्यक्तियों में की गई वार्तालाप या सूचनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। और जो संप्रेषण जो होता है वो मतलब एक ही प्रकार का नहीं होता, वो कई प्रकार का होता है, जैसे कि मौखिक हो गया, लिखित हो गया, और इसके अलावा मतलब सांकेतिक हो गया, ठीक है, इस तरीके से मतलब होता है, ठीक है, लिखित भी होता है, मौखिक भी होता है, सांकेतिक भी होता है, सांकेतिक या गैर मतलब लिखित या मौखिक, ठीक है। तो आप 2 प्रकार से, खास करके 2 प्रकार जरूर याद रखिए, जो संप्रेषण जो होता है वो मौखिक और लिखित होता है, इसके अलावा मतलब सांकेतिक या इसी प्रकार से और भी होता है, लेकिन जो मुख्य रूप है उसके कौन सा, लिखित और मौखिक, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या हमारा, प्रश्न नंबर 18, टेलीविज़न, मोबाइल, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर, इस तरह ओवरहेड प्रोजेक्टर की जगह पे आपको ये भी लिखा मिल सकता है, ठीक है, OHP यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है, ध्यान रखना आप। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, टेलीविज़न, मोबाइल, ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि किस प्रकार के साधन हैं, तो ये सभी क्या होते हैं, दृश्य श्रव्य साधन होते हैं, ठीक है, जिसमें हम देख भी सकते हैं और उनको सुन भी सकते हैं। तो ये जब देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो दृश्य माने देखना, श्रव्य माने सुनना, तो इसलिए इसमें कुछ है ही नहीं। तो ऐसे साधन जिनको हम देखते भी हैं और सुनते भी, वो क्या होते हैं, दृश्य श्रव्य साधन होते हैं, ठीक है। और जिनको केवल हम सुनते हैं वो श्रव्य साधन हो जाते हैं, या जिनको हम देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ देखते हैं, वो दृश्य साधन हो जाते हैं, ठीक है। पहले जब बहुत पहले पिक्चर बनने की स्टार्टिंग हुई थी फिल्मों की, तब उस समय आवाज़ नहीं उसमें होती थी, तो केवल वही चलचित्र ही दिखाते थे, तो वो क्या था, वो दृश्य साधन था, ठीक है। जब उसमें आवाज़ भी ऐड करी गई तो वो क्या हो गया, दृश्य द्रव्य साधन हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, बाल केंद्रित शिक्षा किस दर्शन की देन है, तो ये प्रकृतिवादी दर्शन की देन है, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब यही होता है कि जो शिक्षा होती है वो बालक को ध्यान में रखकर मतलब शिक्षा की जो पाठ्यक्रम होता है, ठीक है, शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है, ठीक है, शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है वो बालक को ध्यान में रखकर बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि बच्चा कक्षा 4 में है, अब आप उसका सिलेबस बना दें हाई लेवल का, कक्षा 8-10 वाला, तो कक्षा 2-4 का बालक वो कक्षा 8-10 वाला सिलेबस थोड़ी ना पढ़ पाएगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि बच्चे को ध्यान में रखना चाहिए, उसकी उम्र, उसकी IQ, ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखकर तब सिलेबस का निर्माण करना चाहिए, ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो, ठीक है, आसानी से वो सीख सके चीज़ों को। अब ऐसा थोड़ी होगा कि कोई बच्चा छोटा है, उसको बहुत ऊंचे लेवल का सिलेबस आपने बना दिया तो बच्चे को पढ़ने में समझने में दिक्कत होगी ना।
तो यही कहने का मतलब है कि बाल केंद्रित शिक्षा किस दर्शन की देन है, तो प्रकृतिवादी दर्शन की देन है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20, खेलों के माध्यम से किस प्रकार की शिक्षा विकसित होती है। ठीक है, जो खेल होते हैं, खेल में किस प्रकार की शिक्षा विकसित होती है, तो इसमें मनोवैज्ञानिक, ठीक है, कैसी शिक्षा, मनोवैज्ञानिक शिक्षा विकसित होती है। मान लो जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं या मान लो विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, और उसमें एक बाउंसर डाल दी बॉलर ने, फिर अब विराट कोहली या मान लो कोई प्लेयर है तो उसके दिमाग में यही चलेगा कि एक बाउंसर तो डाल ही चुका है, तो इसका मतलब अब थोड़ी ना बाउंसर डालेगा। तो यही जो पूर्वानुमान लगा लिया जाता है, तो यही क्या होती है, एक मनोवैज्ञानिक मतलब शिक्षा होती है, सीखने को मिलता है उसमें बहुत कुछ, पूर्वानुमान लगाया जाता है खेल के दौरान। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, खेलों के माध्यम से किस प्रकार की शिक्षा विकसित होती है, तो मनोवैज्ञानिक शिक्षा मतलब होती है। ठीक है, आप कभी आप क्रिकेट में देखे होंगे, जो फील्डर होता है गेंद छूटने से पहले वो मतलब गति करने लगता है, कहीं आगे जाने लगता है या साइड में मतलब मूवमेंट करने लगता है, वही उसी जगह पे नहीं खड़े मिलेगा जो सर्किल के अंदर होता है। वो पहले से पूर्वानुमान लगा लेता है, गेंद पड़ने से जो ही टप्पा खाती है वो समझ जाता है गेंद किधर बल्लेबाज मारेगा, तो मतलब थोड़ा मूवमेंट करने लगता है। ठीक है, तो वही होता है सब मनोवैज्ञानिक शिक्षा यानी सीखना। ठीक है, अगला देखते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है विलियम जेम्स को। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, विलियम जेम्स को माना जाता है। प्रश्न नंबर 22, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर। ठीक है, किस पर किया था, बिल्ली पर किया था। और जो थॉर्नडाइक जो वैज्ञानिक थे ये कहाँ के थे, तो ये थॉर्नडाइक जो थे ये अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 23, एमाइल पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हो जाएंगे रूसो। ठीक है, एमाइल पुस्तक के लेखक कौन है, रूसो है। और एक और पुस्तक आती है रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, प्लेटो है। ठीक है, याद रखना दोनों को, एमाइल और रिपब्लिक। तो एमाइल के लेखक हैं रूसो और रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो, याद रखना, दोनों महत्वपूर्ण है, आ सकती है परीक्षा में। प्रश्न नंबर 24, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये किया था सिगमंड फ्रायड ने। अगला है प्रश्न नंबर 25, बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं, तो ये हैं वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक कौन है, वंशानुक्रम और वातावरण है। प्रश्न नंबर 26, शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया है, तो शरीर रचना का सिद्धांत दिया है सेल्डन ने। ठीक है, सेल्डन ने शरीर का वर्गीकरण पर भी मतलब वर्गीकरण, शरीर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और स्वभाव का भी वर्गीकरण किया है। ठीक है, दोनों का वर्गीकरण किया है किसने, सेल्डन ने। अगला है प्रश्न नंबर 27, वर्तमान में मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये किया जाता है बालक का या किसी का व्यक्ति का भी। तो वर्तमान में मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसका अध्ययन किया जाता है, व्यवहार का अध्ययन किया। इससे पहले था उसमें क्या था, मन का अध्ययन करना होता था। ठीक है, मनोविज्ञान के अंतर्गत मन का अध्ययन किया जाता था, फिर आत्मा का अध्ययन किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में जब क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वर्तमान समय में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पहले आत्मा का था, फिर उससे पहले मन का अध्ययन किया जाता था, फिर आत्मा का अध्ययन, फिर अब व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है इसमें। तो क्वेश्चन आ जाता है कि बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो बाल मनोविज्ञान की बात करी जाएगी तो बालक का अध्ययन किया जाएगा, बालक के व्यवहार का अध्ययन। किशोर, ठीक है, किशोर मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो किशोर बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से होता है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 28, करके सीखना सिद्धांत उपयोगी है क्यों। ठीक है, करके सीखने का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत उपयोगी है क्यों, तो देखते हैं, ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। ठीक, जब हम स्वयं करके सीखते हैं तो क्या होता है, ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। ठीक है, मान लो आपको कोई बात बता रहा है तो उसका असर रहेगा। ठीक है, याद हो जाएगा, लेकिन वो इतनी देर तक स्थायी ज्ञान नहीं होगा। लेकिन यदि आप किसी कार्य को आप स्वयं कर लेते हैं तो वो ज्ञान जो है अन्य ज्ञान की अपेक्षा अधिक समय तक टिकाऊ रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, जब हम करके सीखते हैं, ठीक है, तो करके सीखने का सिद्धांत उपयोगी क्यों होता है, क्योंकि हम उसको करके सीखते हैं और ऐसे में जो करके सीखा हुआ ज्ञान है वो अधिक समय तक स्थायी रहता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 29, थॉर्नडाइक के अधिगम संबंधी नियम हैं, तो थॉर्नडाइक के अधिगम संबंधी कितने नियम हैं,
टोटल 8 नियम हैं। कितने? ठीक है, 8 नियम हैं, जिसमें से 3 जो है वो मुख्य नियम हैं और 5 जो है वो गौड़ नियम है। ठीक है, तो जिसमें से आप महत्वपूर्ण जो ये मुख्य जो नियम है इसी में से पूछ लेता है, तो आप इसको एक ट्रिक होती है टेट। ठीक है, टेट का नियम। ठीक है, तो इसका मतलब टी से हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सही लिख देता हूँ इस तरीके से, ये मान लो आप टेट लिखा हुआ है। ठीक है, टी तो टी से क्या हो जाए? तत्परता का नियम। ठीक है, तत्परता का नियम। इसे हो जाए एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम। और टी से माने टोटल माने प्रभाव का नियम। ठीक है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, अब इसमें से पूछ देगा, तीनों दे देगा, तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का, और एक दूसरा डाल देगा कि इसमें थानडाइक का कौन सा नियम नहीं है। तो आपको याद रखना है तीनों, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, याद रखना। और या तो फिर ये ट्रिक याद रखना आप, तत्परता का, एक्सरसाइज यानी अभ्यास का, टोटल माने प्रभाव का नियम। ठीक है, तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का नियम होता है, ये मुख्य नियम होते हैं थानडाइक के। ठीक है, और थानडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था और ये अमेरिका के रहने वाले थे। अगला देखते हैं, किशोरावस्था संवेगों, तनावों, तूफानों की अवस्था है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है स्टैनले हॉल की। ठीक है, किसकी है? स्टैनले हॉल की है। अगला देखते हैं, मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल भाग से क्या होता है? तो मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल भाग से होता है भाषात्मक विकास होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 32, बाल्यावस्था की आयु होती है। तो बाल्यावस्था की आयु कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष होती है। कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष होती है। और बात करें शैशवावस्था की तो 0 से 6 वर्ष तक होती है। ठीक है, और बात करें यदि किशोरावस्था की तो 12 से, ठीक है, 12 से 18 वर्ष तक होती है। और बात करें प्रौढ़ावस्था की तो 18 के ऊपर जो होगी वो प्रौढ़ावस्था हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, शारीरिक विकास का आधार होता है। तब हमारा मतलब, रिपीट कर देता हूँ, शारीरिक विकास का आधार होता है। तो शारीरिक विकास का आधार मानसिक विकास होता है। ठीक है, शारीरिक विकास का आधार जो होता है, आपकी मानसिक स्थिति नहीं है, सही है, तो आपका शारीरिक विकास भी संभव उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मानसिक स्थिति आपकी सही होनी चाहिए, तब तो उस कंडीशन में आपका जो शरीर होगा वो भी अच्छा होगा, अच्छे से काम करेगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 34, संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था जीन पियाजे ने। ठीक है, जीन पियाजे ने किया था। अगला है, अभिप्रेरणा एक है। तो अभिप्रेरणा जो होती है एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा होती है। ठीक है, अभिप्रेरणा जो होती है एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा होती है। अगला देखते हैं प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36, शिशु क्रोध और प्रेम में अंतर करने लगता है। ठीक है, जो एक बच्चा, छोटा बच्चा होता है, ठीक है, तो छोटा जो बच्चा होता है कितने माह में या कितने समय में मतलब क्रोध और प्रेम में अंतर करना, यदि उसको आप स्नेह से बुलाते हैं, ठीक है, या उससे बोलते हैं तो वो समझ जाएगा कि ये मतलब प्रेम से बोल रहे हैं। यदि क्रोध की भाषा आप बोल रहे हैं तो उसको मतलब इसमें प्रेम और क्रोध की भाषा में उसको डिफरेंस होने लगता है हाव भाव से। ठीक है, तो वही क्वेश्चन क्या है, शिशु क्रोध और प्रेम में अंतर करने लगता है तो लगभग 6 माह की अवस्था से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 37, आर्मी बीटा किस प्रकार का परीक्षण है? तो ये है सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। ठीक है, सामूहिक शाब्दिक मतलब समूह में और बातचीत करने के माध्यम से जो परीक्षण होता है वो क्या होता है? आर्मी बीटा परीक्षण होता है। ठीक, आर्मी बीटा परीक्षण होता है, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। प्रश्न नंबर 38, एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी अन्य परिस्थिति में उपयोग कर लेना कहलाता है। तो ये कहलाता है अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। मान लो जैसे आप मोटरसाइकिल चला लेते हैं। ठीक है, मान लो आपने साइकिल चलाना सीखा है। ठीक है, क्या किया है? आपने साइकिल चलाना सीख लिया है, लेकिन अब उसके बाद मान लो आपने साइकिल चलाना सीखा, उसका ज्ञान प्राप्त हो गया आपकी, मैं साइकिल चला लेता हूँ, लेकिन यदि वही ज्ञान जब आप मोटरसाइकिल में इस्तेमाल कर लेते हैं, बाइक चलाने में इस्तेमाल कर लेते हैं और वो मतलब ज्ञान का इस्तेमाल कर लेते हैं और मोटरसाइकिल चलाना सीख जाते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से जो आपने ज्ञान सीखा, पूर्व में ज्ञान सीखा था, वो किसी अन्य परिस्थिति में, किसी अन्य कार्य में प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो वहाँ से आपने क्या किया? सीखा साइकिल चलाने के लिए था, लेकिन इस्तेमाल कर लिया बाइक में, तो वही अधिगम का स्थानांतरण हो गया। ठीक है, तो वही हमारा क्वेश्चन है
एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी अन्य परिस्थिति में उपयोग कर लेना क्या कहलाता है? अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है या अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 49। खेल विधि के जनक हैं, तो खेल विधि के जनक कौन है? फ्रॉबेल हैं। ठीक है, प्रोफेसर फ्रॉबेल हैं खेल विधि के जनक। अगला देखते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था BF। ठीक है, BF स्किनर ने। ठीक है, कौन है ये? BF स्किनर ने किया था। प्रश्न नंबर 41। आगमन विधि और निगमन विधि के जनक हैं। ठीक है, आगमन विधि और निगमन विधि के जनक हैं, तो ये हैं अरस्तु। ठीक है, कौन है? अरस्तु हैं। अगला देखते हैं भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा आदि अभिप्रेरक हैं, तो ये सभी किसके हैं? जन्मजात अभिप्रेरक हैं। ठीक है, कौन कौन से? भूख है, प्यास है, विश्राम है, निद्रा है, ये सभी अभिप्रेरक जो होते हैं ये जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। प्रश्न नंबर 43। पुरस्कार, प्रशंसा, दंड आदि किस प्रकार के अभिप्रेरक हैं? तो ये सभी कृत्रिम अभिप्रेरक हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 44। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू हुई? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो थी वो कब लागू हुई? 1986 और 87 में लागू हुई थी। ठीक है, और जो इसका लागू होने का मुख्य कार्य जो था, को क्या उद्देश्य था, वो क्या था? प्राथमिक स्तर की गुणवत्ता को बढ़ाना। ठीक है, जो प्राथमिक स्तर की पढ़ाई थी उसकी जो गुणवत्ता थी उसको बढ़ाने के लिए इस योजना का मतलब इस योजना को लाया गया और इसका नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब से हुई? 1986-87 से हुई थी। प्राथमिक स्तर की पढ़ाई की जो गुणवत्ता थी उसको बढ़ाने के लिए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 45। क्लासिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था प्रोफेसर पावलोव ने, और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? इन्होंने अपना प्रयोग किया था कुत्ते पर, जबकि थॉर्नडाइक ने किस पर किया था? बिल्ली पर किया था। ठीक है, अगला देखते हैं थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक किस देश के रहने वाले हैं? तो ये अमेरिका के रहने वाले हैं। प्रश्न नंबर 47। दृष्टिहीन बालकों की शिक्षा से संबंधित लिपि है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। दृष्टिहीन बालकों की शिक्षा से संबंधित लिपि है, तो ये होती है ब्रेल लिपि। ठीक है, और इसको किसने मतलब इसकी खोज, ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? तो 1821 में। ठीक है, 1821 में नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? 1821 में नेत्रहीन, यानी उनके आंखें वो भी अंधे थे। ठीक है, नेत्रहीन थे, तो नेत्रहीन फ्रांसीसी और नेत्रहीन फ्रांस के एक लेखक थे। ठीक है, नेत्रहीन फ्रांस के एक लेखक थे, उनका नाम था क्या था? लुई ब्रेल। इन्होंने इसकी 1821 में खोज करी थी। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार क्वेश्चन को। दृष्टिहीन बालकों की शिक्षा से संबंधित लिपि है, तो पूछेगा तो क्या होगा आंसर? ये होती है ब्रेल लिपि। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? तो एक नेत्रहीन जो मतलब फ्रांस के एक नेत्रहीन लेखक थे। ठीक है, लुई ब्रेल उनका नाम है, उन्होंने 1821 में इसकी खोज की। तो जो ब्रेल लिपि होती है, तो इसमें जो होता है, जो नेत्रहीन जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वो मतलब इस लिपि के अंतर्गत मतलब कुछ उनका जो सिस्टम होता है उसको स्पर्श करते हैं, स्पर्श करके वो मतलब लिखना और समझना वो सीख जाते हैं। ठीक है, लिखना और पहचानना समझ लेते हैं किससे? वो मतलब वो उन चीज़ों को स्पर्श करके। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसमें सिखाया बताया जाता है ब्रेल लिपि में। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 48। श्यामपट्ट प्रतीक होता है, तो ये श्यामपट्ट प्रतीक होता है कक्षा का, क्योंकि आप कक्षा में रहेंगे तभी तो आप पढ़ाएंगे, तो इसीलिए जो श्यामपट्ट होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, किसका प्रतीक होता है? कक्षा का प्रतीक होता है। ठीक, आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं बच्चों की प्रथम पाठशाला होता है, तो बच्चों की जो प्रथम पाठशाला होती है उसका परिवार होता है, उसका घर होता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जो बच्चा छोटा होता है तो अपने घर में रहता है और जिन लोगों में रहता है उन्हीं के वो उनको अनुकरण करता है। अनुकरण मतलब जैसा जैसा वे करते हैं वैसा वैसा वो सीखता है। ठीक है, तो बच्चा सबसे ज़्यादा जो घर में लोग होते हैं उन्हीं को देखता है, उन्हीं को अनुकरण करता है, उनसे कुछ ना कुछ सीखता है। तो शुरुआत में बच्चा घर से ही सीखता है, फिर जब वो बड़ा होता है तो अपने आस पड़ोस से सीखता है, फिर विद्यालय जाता है वहाँ से सीखता है। तो इस तरीके से मतलब वो सीखता रहता है। ठीक है, लेकिन जो शुरुआती शिक्षा होती है वो बच्चों को घर से ही मिलती है, या जो कुछ सीखता है वो बच्चा घर से ही सीख लेता है, बाद में वो धीरे धीरे माहौल, वातावरण से और स्कूल वगैरह से सीखता रहता है। बाकी ज़िंदगी भर इंसान सीखता ही रहता है। वो कहते हैं ना, शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। आप जितना भी पढ़ जाएं, लिख जाएं, जान जाएं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ आपके सीखने के लिए रह ही जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं वंशकान। अगला है हमारा प्रश्न नंबर
50। वंशानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, जो वंशानुक्रम सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन हैं? तो वंशानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया देश है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया देश के वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, वंशानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं और इनको क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है और वंशानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक भी कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल ही हैं। और इन्होंने सबसे पहले अपना प्रयोग किस पे किया था? तो मटर के पौधे पर किया था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और आपकी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, मैं यही उम्मीद करता हूं। और इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए यदि अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों में। और यदि चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं या करते हैं तो साथ में बेल आइकॉन जरूर दबा देना। ठीक है, जो घंटा है उसको जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।